हाँ भाई, डियाब्लो और रिंगी भिड़ चुके हैं। गी के मिशन को पता लग गया है कि रिमरू ने टीम मिस्ट्री को नाम दे दिया है। इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ है, तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रैंडबल रिमरू और हिनाता की फाइट से। यहाँ पे ग्रैंडबल ने सारे पैलेडियंस को पेल दिया। यहाँ होता है कि इस टाइम पे पैलेडियंस बहुत ज्यादा वीक है, शायद मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। एंड हिनाता कहती है शायद तू मेरे से लड़ना चाहता है। एंड रिमरू सोचता है कि ग्रैंडबल का पूरा ध्यान हिनाता के ऊपर है, तो शायद मुझे शियोन और बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कैथेड्रल के अंदर जाके। एंड तभी ग्रैंडबल बोलता है डीमन लॉर्ड रिमरू ये गैंग तेरे को बिजी रखेगी। एंड हम देखते हैं कि बहुत सारे अदर वर्ल्ड के बच्चे आ रहे होते हैं जो कि ग्रैंडबल के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो रिमरू सोचता है कि ग्रैंडबल को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इन बच्चों को मारूंगा नहीं, हाउ पैथेटिक। एंड तभी हम देखते हैं कि रिमरू एक बच्चे को नॉकआउट कर देता है एंड उसका स्पेल भी डीएक्टिवेट कर देता है। बट दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे बच्चे रिमरू को ये चीज सब पे एक एक करके करनी पड़ेगी। एंड रिमरू ये चीज समझ जाता है कि ग्रैंडबल ये तो नहीं सोच रहा होगा कि वो बच्चे उसको मार देंगे। ग्रैंडबल सिर्फ यहाँ पे रिमरू का टाइम वेस्ट करना चाहता है। बट रिमरू डिसाइड करता है कि वो अपने कंपेनियंस पे ट्रस्ट करेगा। एंड दूसरी साइड पे हम देखते हैं डियाब्लो और रेन की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। रेन डियाब्लो पर अटैक करे जा रही है, पर डियाब्लो से उनको डॉज कर रहा है। तो रेन बोलती है कि मैं सिर्फ बैटल भी नहीं बोल सकती जब तुम ऐसे भागे जा रहा है। तो डियाब्लो उसको बोलता है मैं जैसे भाग नहीं रहा हूँ, तो इतनी ज्यादा वीक है कि मेरे को एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ रहे। माय बॉय इज जस्ट ओवर फार्मिंग राइट नाउ। तो रेन बोलती है तो अभी से एक लूजर की तरह साउंड कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तो अपनी नई बॉडी की पावर्स भी एक्सेस न कर पाए हो। फिर रेन सोचती है डियाब्लो भी हमारे से एक प्राइमोर्डियल डीमन है, बट वो हम सबसे अलग है। हम सब इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं, डियाब्लो बस अपने मजे में ही रहता है। और जबकि एक बार गी और डियाब्लो ने ड्रॉ तक फाइट भी की थी, बट उसके बाद ये फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गया एंड बहुत पावरफुल बन गया। और जबकि डियाब्लो से अपने मजे कर रहा था। एंड रेन की नजर में ये सब बहुत ज्यादा गलत है। उसके हिसाब से डीमंस को सिर्फ इवॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इसी वजह से रेन को डियाब्लो में बहुत गुस्सा भी आता है। बट जब तक रेन ये सब सोच रही होती है, डियाब्लो उसके ऊपर मल्टी लेयर डिसइंटीग्रेशन कास्ट कर देता है। एंड जब तक रेन नोटिस करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो रेन डियाब्लो से पूछती है तूने ये सब कास्ट कब कर दिया। डियाब्लो कहता है मैं इसको बहुत टाइम से कास्ट कर रहा हूँ, बट तू इतनी ज्यादा वीक है कि तूने नोटिस ही नहीं। तेरे से फाइट करना बहुत बोरिंग है। तूने मेरे वंडरफुल मास्टर के बारे में उल्टा सीधा बोला था ना, अब तू जल के राख हो जा। तो फिर डियाब्लो बोलता है कि मेरे को देखो प्रेस करना चाहिए डायरेक्ट हिट अवॉइड करने के लिए, पर तू टेस्टरोसा के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती इस लेवल पे। तो फिर रेन पूछते है टेस्टरोसा कौन है। तो डियाब्लो बोलता है तू छोड़ना, तेरे काम की चीज थोड़ी ना है। एंड अब डियाब्लो सोचता है कि उस इंसेक्टॉइड का क्या करना जो शियोन अकेले लड़ रही है, क्योंकि शियोन शायद उसका मुकाबला ना कर पाए। बट शियोन ने बोला कि वो उस पर ट्रस्ट करे। एंड अगर अब डियाब्लो वापस जाएगा तो शायद वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा शियोन के लिए। एंड सोचता है क्या पता रिमरू भी यही चाह रहा हो कि शियोन अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करे एंड और पावरफुल बन जाए। एंड अगर अब मैं वहां पे गया तो शायद ये मेरे मास्टर की इंसल्ट होगी। ना इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। बट रेन उसके पीछे खड़े होकर सोच रही होती है शायद डियाब्लो दोबारा से कुछ गलत ही सोच रहा है। एंड फिर डियाब्लो रेन को बोलता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं तेरे से मिलूंगा, तेरे को मारूंगा और चला जाऊंगा, बट मेरा प्लान चेंज हो गया है। तो अपने एक स्पेल यूज कर रही है ना, स्पेल को हटा और मेरे को अपनी और अपने मास्टर की रियल बॉडी दिखा। तो रेन इरिटेट होकर बोलते तू अभी डीमन प्लेयर बनाए और अपने नखरे देख ले। एंड तभी हम वहां पर देखते हैं कि रेन अपना स्पेल हटा देती है एंड गी क्रिम्सन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। एंड फिर उनकी बातें स्टार्ट हो जाती है। तो गी बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ तूने ये स्पेल बहुत पहले ही देख लिया होगा, तो फिर तूने रेन के ऊपर डिसइंटीग्रेशन कास्ट क्यों किया, इतना बड़ा स्पेल। तो फिर डियाब्लो बोलता है कि अगर मैं कुछ फ्लैशिंग नहीं करता तो तू शायद मेरे अंदर इंटरेस्ट भी नहीं लेता और रेन को लेकर यहाँ से चला जाता। और वैसे भी कौन सा ये पार्लेट्रिक डिसइंटीग्रेशन जैसा स्पेल हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। सच में वो मोस्ट पावरफुल होली स्पेल है डियाब्लो। तो फिर गी बोलता है कि मैं भी इसे बिना खरोच के बाहर नहीं आऊंगा अगर इसकी डायरेक्ट हिट मेरे पे लगी तो फिर डियाब्लो कहता है हाँ अगर डायरेक्ट हिट लगी तो ना। एंड फिर दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रेन ये देख के बहुत इरिटेट हो रही होती है। एंड उसके बाद डियाब्लो गी की बातें स्टार्ट होती है। एंड गी पहले तो शॉक होता है डियाब्लो डीमन प्लेयर बन चुका है। फिर ब्लैंक, जॉन, वियोला सब तो आपस में फाइट करती रहती है। एंड डियाब्लो कभी भी कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं इवोल्यूशन में। तो फिर गी पूछता देखो अचानक से इंटरेस्ट कैसे आया, क्या ये उस स्लैम की वजह से। तो डियाब्लो चिढ़ जाता है, कहता है कि उसको पहले तो स्लैम मत बोल, इट इज सर रिमरू टू यू। तो गी बोलता है ओके अब तो मेरी बात पता है, तो पहले कभी इवॉल्व क्यों हुआ। तो डियाब्लो बोलता है कि मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन से ही देता हूँ कि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो गी बोलता है शायद कोई भी नहीं, हो सकता है ट्रू ड्रैगन्स हो, बट वो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो कोई भी नहीं है। तो फिर डियाब्लो बोलता है एग्जैक्टली, तो अगर मैं और इवॉल्व होता और स्ट्रॉन्ग बन जाता तो सारी फाइट्स वन साइडेड हो जाती, तो फिर मजा क्या रह जाता। तो गी बोलता है आई गेट योर पॉइंट, बट फिर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो डियाब्लो बोलता है अब मैं देखो रिमरू समा की ग्रेटनेस बताता हूँ। एंड डियाब्लो शुरू हो जाता है ब्ला 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 ब्ला। गी सोच रहा था शायद ही फॉरएवर चलने वाला है। तो डियाब्लो बोलता है ये मीटिंग इसलिए नहीं थी। तो गी बोलता है बिल्कुल नहीं, ये मीटिंग सिर्फ तेरे लिए थी। तो फिर डियाब्लो बोलता है चल ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ। रिमरू और उसके कंपेनियंस डे बाय डे इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जा रहे हैं। एंड उनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिली, क्योंकि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो शायद मैं भी पीछे रह जाऊंगा। एंड ये सुनकर गी शॉक हो जाते हैं कि एक टाइम पे डियाब्लो को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था और अब डियाब्लो को देखो। फिर गी डियाब्लो को बताता है कि जो इंसेक्टर नॉर्थ को गार्ड कर रहा था वो वहां से हट चुका है, तो शायद अब मेरे डीमंस वेस्ट में हंगामा कर रहे होंगे। और जब अब वेस्ट रिमरू के कंट्रोल में, शायद रिमरू ये तो नहीं चाह रहा होगा। तो फिर डियाब्लो गी को बोलते देखो लग रहा है कि मेरे रिमरू समय ये चीज अवॉइड कर देंगे। उन्होंने वहां पे उस इंसान को भेज दिया जो वहां पे होना चाहिए था। तो फिर गी कहते थे को लग रहा है वो इंसान मेरे फोर्सेस को रोक सकता है।
तो डियाब्लो उसको बोलता है बहुत इजीली क्योंकि वो टेस्टोरोसा के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तो फिर गी शॉक होता है टेस्टोरोसा कौन है, एंड वेन भी यही सोच रहे थे टेस्टोरोसा है कौन। तो फिर डियाब्लो बोलता है मैं ब्लैंक की बात कर रहा हूँ, एंड ये सुनकर गी हंस जाता है कि तू मजाक भी करता है। तो फिर डियाब्लो कहता है कि ना मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर गी सीरियसली उससे पूछता है कि ऐसा कौन है जो ब्लैंक को नाम दे सकता है। फिर वो कहता है मेरे रिमरू समा, और रिमरू समा वहीं पे नहीं रुके। एंड ये सुनकर गी डिप्रेशन में चले जाता है कि इतने सालों के लिए उन्होंने वर्ल्ड का बैलेंस बना रखा था, एंड अब एक स्लाइम आया और सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया। chaos created for a reason। एंड फिर गी बोलता है कि तूने बोला कि रिमरू वहां पे नहीं रुका, तो इसका मतलब क्या, तू आगे बताएगा। तो फिर डियाब्लो बोलता है हाँ रिमरू समा ने अल्टीमा कैरेरा को भी अपना अंडर ले लिया है। तो फिर गी पूछता है अल्टीमा कैरेरा कौन है, तू बताना चाहेगा। तो फिर डियाब्लो बोलता है इतनी सिंपल सी तो बात है, वियोले और जॉन और कौन होंगे। एंड ये सुनते गी की आत्मा बाहर निकल जाती है, रिमरू कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। एंड एक बात समझ में आती है डियाब्लो वियर्ड हो तो वो शायद रिमरू के साथ में चला गया होगा। अब डीमनस ट्रियोस भी रिमरू में ऐसा किया कि उसने 4 प्राइमोर्डियल डीमंस को टेम कर रखा है। एंड सबका समझ में आता है, बट ब्लैंक भी द प्राउडेस्ट ऑफ ऑल वो कैसे रिमरू को सर्व कर सकती है। ये सब सोच ही रहा होता, तभी डियाब्लो बोलता चल मैं तेरे को पूरी कहानी बताता हूँ। मेरे को चाहिए था जो मेरे छोटे मोटे काम कर सके, जैसे कि किसी नेशन पे कब्जा करना है, किसी को मारना है, छोटे मोटे काम करने के लिए मेरे को लोग चाहिए थे ताकि मैं रिमरू समा को चाय पिला सकूं पूरे टाइम। बट मेरे को इतना कोई वीक भी नहीं चाहिए जो मेरी रिमरू समा की बेइज्जती करवा दे। तो मैंने सोचा मैं अपने पुराने दोस्तों के पास जाता हूँ कि वो फ्री थे, बट हम सबको पता है डियाब्लो ने क्या आतंक मचाया था हेल में जाके। तो फिर गी बोलता है ये सब तेरी गलती है, बट तेरे को छोड़ो वो रिमरू भी पागल है, प्राइमोर्डियल डीमंस को नेम दिया जा रहा है। इवन ओल्ड डीमन लॉर्ड्स भी ये करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो इंसान मर भी सकता है। तो फिर गी डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली जाकर रिमरू से बात करेगा। तो डियाब्लो बोलता है तेरे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो और कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा वहां पे। तो फिर गी डियाब्लो के सामने रिमरू को तारीफ कर देता है कि मैंने सुना टेम्पेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत जोर से तरक्की कर रहा है, मेरे को एक बार आके देखना चाहिए। एंड बस इतना सुनते डियाब्लो खुश। डियाब्लो के सामने कोई रिमरू को तारीफ करे तो डियाब्लो उसके हाथ पर चूमने लग जाए। एंड यही सेम बात गी बोलता है कि डियाब्लो को बनाना बहुत आसान है, बस रिमरू की तारीफ कर दो। एंड इसके बाद गी और रेंज वहां से चले जाते हैं। एंड फिर डियाब्लो सोचता है कि मैंने तो गी को संभाल लिया, बट क्या रिमरू समा गी को संभाल पाएंगे, मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं रिमरू समा को कोई प्रॉब्लम ना आने दूं। अगले सीन में हम देखते हैं डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस को, जो कि लेटी हुई है, बाहर फाइट चल रही है, यहाँ पे ये आराम कर रही है। बट ल्यूमिनस नो की ग्रैंड बल को इस आर्क के बारे में पता है जहाँ पे हमने हीरो को सील कर रखा है, एंड हो सकता है कि वो इस लड़की को रिलीज करने के लिए यहाँ पे आ रहा हो। तो लूमिनस ऑलरेडी वहीं पे उनका इंतजार कर रही होती है। एंड तभी वहाँ पे लैपलेस आ जाता है। लूमिनस उससे बोलते तू मेरे को अपना नाम बता। एंड लैपलेस लूमिनस को बोलता है शायद तू ही है मेरी डियर डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन लूमिनस। 140 स्टार्ट होता है लैपलेस और लूमिनस के साथ में, जहाँ पे लैपलेस अपने आप को और फुटमैन को लूमिनस से इंट्रोड्यूस करता है। एंड साथ में वो इंट्रोड्यूस करता है एक और इंसान को, मारिया रोजो। एंड लैपलेस इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम बोलता है कि ज्यादा बोलती नहीं है तो तू अपने आप देख लेना। एंड मारिया को देखते लूमिनस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलते ये तो वही वुमन है जिसको ग्रेंजल पसंद करता था, एंड वो बहुत टाइम पहले ही मर गई, तो ये यहाँ पे कैसे आई। एंड फिर लैपलेस बोलता है ये चल कैसे रही है, काम कैसे करे, वो तो मेरे को भी नहीं पता। एंड शायद ग्रैंडबेल ने कुछ किया होगा, और अगर हम ग्रैंडबेल की बात कर रहे हैं तो ग्रैंडबेल ने तेरे लिए एक मैसेज भी दिया है, डीमन लॉर्ड लूमिनस लेट्स सेटल दिस आउट, मैं तेरे ऊपर वेट कर रहा हूँ तो जल्दी आना, क्योंकि अगर तूने ज्यादा लेट किया तो हो सकता है जिससे तू प्यार करती है वो मर जाए। एंड फिर लैपलेस उसको बताता है हिनाटा इस टाइम पे ग्रैंड से फाइट कर रही है तो शायद उसको जल्दी करनी चाहिए। एंड उतने में लुइस लैपलेस के ऊपर अटैक कर देता है, उसको बोलता है तू वही है ना जिसने रॉय को मारा था, तेरे मेरे को रिवेंज में ज्यादा कुछ मतलब तो नहीं है, बट अब तू यहाँ पे आ ही गया तो मैं तेरे को जाने तो नहीं देने वाला, और मैं तेरे को एक बात और बता दूं कि मैं रॉय से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो लैपलेस उसको बोलता है तुम दोनों दिखते तो बिल्कुल एक जैसे ही, और हाँ मैंने उसको मारा था जो नकली डीमन लॉर्ड बनकर घूम रहा था, बट मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं तो भाग रहा हूँ। लुइस बोलता है मैं तेरे को भागने तो नहीं दूंगा, और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। एंड उसी टाइम पे गंतर फुटमैन को कहता है कि फिर तू मेरा ओपोनेंट होने वाला है, एंड हम अपनी फाइट बाहर लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसे इंसान को कौन इस होली प्लेस के ऊपर गिरे भी। एंड तभी लुमिनस बोलते हैं वैसे तो लुइस और गंतर बहुत ज्यादा काम है, बट जब बात फाइट की आती है तो उनमें से कोई भी काम नहीं है, एंड द सेम गोज फॉर मी। तो फिर लुमिनस मारिया को बोलते हैं कि आई विल परफॉर्म योर लास्ट राइट सो फॉलो मी। तो अब लुमिनस और मारिया की भिड़ने वाली, दूसरी तरफ लैपलेस और लुइस लड़ रहे हैं, एंड एक तरफ गंतर और फुटमैन लड़ रहे हैं। तो मतलब 3 जगह फाइट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड मारिया को ले जाते टाइम लुमिनस मन में बोलती है ग्रैंडल वेट फॉर मी, चाहे तेरे पास इतना पावरफुल एसेट क्यों ना हो, बट मैं इसको भी हरा के तेरे पास आऊंगी। तो तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि मारिया कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिमरू अदर वर्ल्ड के बच्चों से लड़ रहा होता है जो कि इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, बट रिमरू को उनके ऊपर से स्पेल हटाना है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है। एंड जैसे ही रिमरू फ्री होता है वो देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाले अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ हर जगह फाइट चल रही है, बट वो बैंड बजाए जा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ हिनाता और ग्रैंड की बहुत इंटेंस फाइट चल रही होती है। बीच फाइट में ग्रैंड हिनाता को कहता है कि तेरे को कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि तू अब मेरी स्किल्स को कॉपी नहीं कर पा रही है मेरे से। एंड ये सुन के हिनाता शॉक हो जाती है। तो फिर ग्रैंड उसको बोलता है कि शॉक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे को क्या लगा कि मेरे को पता नहीं लगेगा कि तेरे पास कुछ ऐसे मेथड है जिससे तू दूसरों के आर्ट को स्टील कर सकती है, बट शायद तू उसका सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है, एंड तूने एक बार मेरे पे ऑलरेडी यूज कर चुका है तो शायद तू दोबारा नहीं कर पा रही है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि उसने पहली बार कब किया था,
तो जब हिनाता 7 डे की एलर्जी के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी, हिनाता ने पहली बार ये चीज तब यूज की थी, बट अब दोबारा वो कर नहीं पा रही है। एंड ये सुन के हिनाता थोड़ी सी पिस्ड ऑफ हो जाती है, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अटैक करते करते उसको बोलते चाहे मैं तेरी आर्ट को स्टील कर पाऊं चाहे ना कर पाऊं, ये मेरे रिजल्ट्स को अफेक्ट नहीं करता है। ग्रैंड हिनाता के सारे अटैक्स को डॉज करते करते बोलता है कि तू आज तक ही मेरी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तेरा सा केयरफुल क्राफ्टी पर्सन आज तक पूरे पैलेडिन में नहीं आया, बट सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि तू बहुत ज्यादा यंग है और देखो अपने कैलिबर के ओपोनेंट से फाइट करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड ये सुन के हिनाता उस पर गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं विल यू शट अप। एंड मन में सोचते कि मैंने इसकी स्किल पहले कॉपी की थी, बट अभी क्लियरली मेरा फो बन चुका है, तो मेरे को होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड फिर वो ग्रैंड को बोलती है कि आई एम टेकिंग ऑल योर स्किल्स, एंड यहाँ पे हिनाता यूज करती है उस पर का। एंड यहाँ पे हिनाता को लगता है कि शी गॉट ग्रैंड, बट ग्रैंड सिर्फ एक ग्रिन करता है, हिनाता को अटैक कर देता है। एंड वो देखिए हिनाता बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बार हिनाता ने उसकी स्किल को कॉपी नहीं किया बल्कि उसे ले लिया। एंड तब भी ग्रैंड वो यूज कर पा रहा है, जो कि हिनाता के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। एंड उसी मोमेंट पे ग्रैंड हिनाता से पूछता है कि क्या हो गया, तू बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। एंड हिनाता उसको रिप्लाई करते हुए तो बहुत ज्यादा बोलता है, सोचने लगता है कि समहाउ हिनाता बहुत ज्यादा थक रही है। ग्रैंड से उसके अटैक को डॉज कर रहा है, दाएं से बाएं भाग रहा है, कहीं ग्रैंड कुछ ऐसा अटैक का यूज नहीं कर रहा जो हिनाता समझ नहीं पा रही, जो कि उसको थका रहा है। तो फिर ग्रैंड उसको बोलता है कि तू थोड़ी कंफ्यूज लग रही है, मैं तेरी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, देख तू सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड जब दो इक्वल अपोनेंट फाइट करते हैं तो जो पहले थकता है वही हार जाता है। यहीं पर सारा एक्सपीरियंस काम आता है, मेरे सारे मूव सिर्फ तेरे को थकाने के लिए, जैसे तू थकेगी मैं तेरे को फेल दूंगा। एंड एक और वर्ड ऑफ एडवाइस की बैटल के बीच में अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कर। तो फिर हिनाता सोचते कि शायद ग्रैंड को पहले से पता था कि मैं उसकी स्किल कॉपी करने वाली हूँ, तो शायद वो किसी बैकअप के साथ आया था, बट जो कि नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। एंड फिर वो रिमरू को देख के बोलते शायद तुम कुछ लोगों से कॉमन सेंस के साथ फाइट ही नहीं कर सकते। एंड हम सब जानते हैं कि रिमरू और कॉमन सेंस का 36 का आंकड़ा है। एंड फिर हिनाता डिसाइड करती है कि वो बिना होल्ड बैक किए अपने पूरी पावर से ग्रैंड से फाइट करेगी। एंड ग्रैंड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड जैसे रिमरू उन दोनों को देखता है, रिमरू सोचता है कि दोनों इक्वली मैच्ड है, और अगर अब मैं इस बीच फाइट में गया तो शायद मैं हिनाता के वे में आऊंगा। तो फिर रिमरू अपने मैजिक सेंस यूज करके शियोन और रांगा को देखता है, जो कि बहुत बुरी तरह पिट रहे होते हैं उस इंसेक्टॉइड से। शियोन और रांगा के कोई भी अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहे होते। एंड ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तुम डरोगे, तुम घबराओगे। बट शियोन डियाब्लो को थैंक्स कर देगी, डियाब्लो ने उसको मौका दिया इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से अकेले फाइट करने का। एंड ये देखिए रिमरू भी सोच रहा होता है कि उसके जैसे बैटल मैन को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बट शायद उसको ये सब सोचना नहीं चाहिए, जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड जैसे ही रिमरू शियोन की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, उसी टाइम पे शियोन हिनाता और रिमरू की प्रेजेंस फील होती है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे आ चुका है डीमन लॉर्ड लियोन। एंड लियोन के आते ग्रैंड उसको बोलता है कि फाइनली तू आ ही गया। एंड लियोन उसको रिप्लाई करता है, तू मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है कि तू मेरे को जानता हो पर्सनली, मतलब मुंह पे बेइज्जती कर रहा है उसके। तो फिर ग्रैंड उसको बताता है कि हम आज तक फेस टू फेस तो कभी नहीं मिले, बट मैं एक मर्चेंट हूँ जिसकी सर्विस उन्होंने ले रखी है। ओके दैट साउंडेड वेरी रॉन्ग। तो फिर लियोन बोलता है कि मेरे को यहाँ पे तेरे से कुछ भी बिजनेस नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी रीजन से आया हूँ। बट ग्रैंड लियोन को अपनी बात पूरी करने ही नहीं देता है। उससे पहले उसको बोलता है कि तू अपने आसपास देख, ये सारे वो अदर वर्ल्ड के बच्चे इसको डीमन और रिमरू ने अभी अभी न्यूट्रलाइज किया है। इवन दो ये बच्चे उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के तेरे को चाहिए थे, बट इन बच्चों को मैंने वही रिचुअल यूज करके समन किया जो तूने मेरे को सिखाया। तो अदर वर्ल्ड के अनस्टेबल बच्चों को यूज कर रहा है, क्योंकि तेरे को बहुत सारे एलिमेंटलिस्ट चाहिए एज पावरफुल एज शिजू। तेरे को क्या लगता है कि तेरे को तेरी डिमांड वाले बच्चे देने के लिए हमको कितने फेलियर का सामना करना पड़ेगा। एंड ये सारे वही फेलियर्स है, कास्ट ऑफ्स। एंड ये सुनकर रिमरू की आगे फटी की फटी रह जाती है। रिमरू सोचना स्टार्ट करता है कि लियोन ने शिजू को समन किया था, उसको कास्ट ऑफ कर दिया था। तो ये चीज सिर्फ शिजू तक नहीं थी, बल्कि उसने और बच्चों को भी समन किया था। ग्रैंड बॉस को बोलता है हाँ ये बिल्कुल सच है। एंड एज अ मर्चेंट मेरी ड्यूटी कि मैं अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करूं। तो फिर रिमरू सीधा लियोन से पूछता है कि ये सब सच है। एंड लियोन बोल देता है कि हाँ ये सब सच है। एंड फिर रिमरू से पूछता है एंड तेरे को ये चीज भी पता दिएगा तो उनको समन करेगा तो उनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लियोन अपनी बात रखता है, उससे पहले ग्रैंड बहुत जोरों से हंसने लगता है। रिमरू को बताता है कि डीमन और लियोन उसको ऑर्डर किया था, उसको अदर वर्ल्ड के बच्चे चाहिए, वो भी 10 साल से नीचे के, ताकि उनको अनस्टेबल बनाकर उनके ऊपर एक फेवर कर सके। एंड ये सुनकर रिमरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इवन उसको ऑरा भी लीक करना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी रफेल बोलती है ग्रैंड कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके रिमरू और डीमन और लियोन की लड़ाई करवा सके। एंड तभी रिमरू लियोन से पूछता है कि ये सब सच है। लियोन उसको रिप्लाई करता है कि आई कांट डिनाई इट। एंड तभी रिमरू गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि चुप हो जा, सब तेरी वजह से ही हो रहा है। एंड फिर रिमरू सोचता है कि शिजू ने भी बहुत ज्यादा सफर किया लियोन की वजह से। इंक्लूडिंग बाकी सारे बच्चे भी डर के जी रहे थे जब तक उनको स्पिरिट्स नहीं मिली थी। एंड पता नहीं ऐसे कितने सारे बच्चों के इनके बारे में रिमरू को पता ही नहीं है, मर चुके होंगे। तो फिर रिमरू इसी गुस्से में लियोन को पंच कर देता है। लियोन उसको डॉज भी नहीं करता, वो सीधा डायरेक्टली खा लेता है। एंड फिर रिमरू सोचता है कि रिमरू को पता है शिजू कैसा फील करती थी। शिजू लियोन को हेट नहीं करती थी, बट वो हेट करना चाह रही थी बट कर नहीं पा रही थी। तुम भी यही कंफ्यूज हो गए होगे ना रिमरू ने क्या बोल दिया। तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो लियोन ने शिजू को समन किया बट उसको सारी सर्वाइविंग की स्किल्स भी सिखाई। तो शिजू भी कंफ्यूज थी लियोन फील क्या करता है उसके लिए। फिर रिमरू बोलता है कि शायद लियोन इतना बुरा इंसान भी नहीं है, एंड मैं उसको अदर वर्ल्ड के बच्चों को समन करने के लिए माफ करूंगा नहीं करूंगा वो बात की बात है। तभी रिमरू कताना से लियोन के ऊपर अटैक करता है, उसको बोलता है कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख, सिचुएशन को समझ। एंड इतना सुनते लियोन समझ जाता है कि रिमरू पूरी जगह को कंट्रोल करना चाह रहा है। वो चाहता है कि लियोन उसके प्लान का पार्ट बने।
तो फिर लियोन हर जगह देखता है कि फाइट चल रही होती है। एंड जब उसको नजर कैथेड्रल पे जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि शियोन एक इंसेक्ट से लड़ रही है जो कि रिमरू सबऑर्डिनेट है, जो कि उसने वॉल प्रोग्रेस के अंदर देखी थी। एंड फिर वो नोटिस करते हैं कि जो गार्ड उसके साथ आए थे वो भी फाइट के अंदर चले गए। फिर वो उनको ऑर्डर करते हैं कि किसी को मारना मत, बस खुद को डिफेंड करो। एंड फिर लियोन सोचता है कि ल्यूमिनस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब उसके नेशन में ऐसा हो रहा है, ल्यूमिनस ही यहाँ पे नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ल्यूमिनस एक्ट नहीं कर पा रही है। एंड जिसने भी सब प्लान करके मेरे को यहाँ पे भेजा है उसने रिमरू और मेरी फाइट भी प्लान की होगी, तो कल्प्रिट कौन है? एंड तभी रिमरू हल्का सा इशारा करता है ग्रैंड की तरफ। एंड जैसे लियोन ग्रैंड को देखता है तो लियोन समझ जाता है अच्छा तो वो कल्प्रिट है। एंड रिमरू को बोलता है कि आई शुड ट्रस्ट ऑन यू। तो चैप्टर 141 स्टार्ट होता है यूकी के साथ, जो कि हीरो के कॉफिन के पास तक पहुंच जाता है। एंड वहां पे जाके बोलता है पूरा कॉफिन स्पिरिचुअल पार्टिकल से बना है, कोई भी लो रैंक का मॉन्स्टर के पास भी नहीं आ सकता। और अगर किसी ह्यूमन ने भी इसको टच किया वो वहीं पे जल के राख हो जाएगा। एंड शायद मैं एक लौता ह्यूमन होगा जो उसको टच कर पा रहा है। एंड यूकी भी उस कॉफिन को सिर्फ इसलिए टच कर पा रहा है क्योंकि यूकी के पास एंटी स्किल है। एंड जैसे वो हीरो के कॉफिन को खोलता है, हीरो की शक्ल देखता है, यूकी बोलता है शक्ल तो बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, बट शायद ऐसा हो नहीं सकता। एंड हीरो को उठाने के बाद यूकी सोचता है कि मेरा काम तो हो गया, मेरे को अपनी हीरो मिल गई एंड मेरे को बस यहाँ से निकलना है। बट ये लड़की सच में वो अल्टीमेट वेपन जो ग्रैंडवेल ने मेरे को बताया था, और अगर ये सच में है तो ग्रैंडवेल को मेरे हाथों में क्यों दे रहा है, ग्रैंडवेल करना क्या चाहता है? बट आई एम श्योर कि इस टाइम तो कैपिटल में बहुत ज्यादा हंगामा और रखा होगा। एंड पता नहीं ये सब सुनने के बाद फाइव एल्डर्स का क्या रिएक्शन होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंडवेल और फाइव एल्डर्स का एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे ग्रैंडवेल बोल रहा होता है कि रिमरू यहाँ तो मारे बल्कि मरते ही हमारे रोजा फैमिली का फॉर्चून खत्म होने वाला है। अगर ल्यूमिनस की तरह डीमन लॉर्ड रिमरू को भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद हम कोएग्जिस्ट कर सकते थे। बट जो रिमरू करना चाहता है वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को कंट्रोल करने से बिल्कुल भी कम नहीं है। एंड हमको उसको किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। एंड फिर डोरन बोलता है कि अब हमने केओस ड्रैगन को भी खो दिया तो क्या हमारे पास सच में कोई रियलिस्टिक वे है जिससे हम डीमन लॉर्ड रिमरू को रोक सकते हैं? एंड फिर सिड्रे बोलता है कि राजुल हमारे नॉर्दर्न डिफेंस का कोर है, अगर हम उसको वहां से हटाएंगे तो हम डीमंस को चांस दे देंगे हमको इन्वेड करने के लिए। एंड फिर जॉन बोलता है कि सारी बातें बिल्कुल सही है, शायद हमारे पास कुछ भी रियलिस्टिक वे नहीं है जिससे हम डीमन लॉर्ड रिमरू को रोक सके। एंड शायद हमारे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम उसके सामने सबमिट करने की एक्टिंग करें एंड धीरे धीरे वहां पे हम अपने फोर्सेस को बनाए। एंड ये सब सुनने के बाद ग्रैंडवेल बहुत गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि तुम सब पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नो मैटर दुनिया कितने केओस में चले जाए, नो मैटर हमको कितने सैक्रिफाइस देने पड़े, बट ह्यूमन वर्ल्ड का रूल तो ह्यूमंस ही करेंगे। बट आई एम टायर्ड। मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद बंदा बोल रहा है अब मैं थक गया। एंड फिर ग्रैंडवेल बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड पेरिश हो जाएगा, डीमन और ड्रीम हम सबके ऊपर रूल करने वाला है। अगर यही हमारा फेट है जो कि हमको फेस करना है तो क्यों ना हमें एक आखिरी कोशिश और करें। बट मैं तुम सबको फोर्स नहीं करने वाला हूँ, बट मैं एक आखिरी रिस्क जरूर लेने वाला हूँ। एंड फिर एक एल्डर उठ के बोलता है कि मेरी टेरिटरी पूरे केओस से बहुत ज्यादा दूर है तो मैं रोजो फैमिली की हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। मतलब इन शॉर्ट वो ग्रैंडवेल के साथ नहीं देने वाला है, वो वहां से चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं जॉन को जो सोच रहा होता है कि उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके एक ऐसे पाथ पर चले जहाँ पे उसकी डेथ बिल्कुल सर्टेन है, या फिर वो डीमन लॉर्ड रिमरू के साथ एक अलायंस मिला के सारे बेनिफिट्स का मजा ले। बट वो सोचता है ग्रैंडवेल ने जो हमारे लिए किया उसके सामने शायद मुझे ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। ग्रैंडवेल ने स्टार्टिंग से रोजो फैमिली को संभाल के रखा है, अगर ग्रैंडवेल नहीं होता तो हम इतनी प्रोटेक्शन के साथ कभी प्रॉस्पर ही नहीं कर पाते। इवन ग्रैंडवेल अब अपनी स्वॉर्ड को नहीं उठाता, बट हम सबके लिए वो अभी भी एक हीरो है। अगर मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूं तो भी शायद तुम उसको एक पेमेंट नहीं बोल सकते हो। एंड फिर ग्रैंडवेल सिड्रे और जॉन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों श्योर हो, क्योंकि मैं तुमको अपने लिए मरने के लिए बोल रहा हूँ एक तरीके से। एंड फिर वो दोनों बोलते हो कि आप हमारे मास्टर और आप जो भी चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न काउंसिल की मीटिंग के ऊपर, जहाँ पे टेम्पेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है मेरी वाइफू। अगर तुम में से किसी ने भी टेस्टोरस के ऊपर गंदी नजर डाली तो आता माजी सटकली मैं बता रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वेस्टर्न काउंसिल में पूरा केओस मचा हुआ है, सब लोग पैनिक कर रहे हैं कि डेमंस उनकी तरफ अटैक कर रहे हैं। एंड फिर एक काउंसिल मेंबर उठ के बोलता है कि हम सारे नेशंस को अपने ट्रूप्स को बुलाना चाहिए, यहाँ पे एक डिफेंस बेसिस बनाने चाहिए। एंड तभी एक और मेंबर उठ के बोलते हैं नॉर्दर्न डिफेंस की जिम्मेदारी तो सिड्रे के पास थी ना। एंड तभी जॉन बोलते हैं कि तुम में से किसी ने भी सिड्रे से कॉन्टैक्ट नहीं किया है, मैंने सुना है कि उसने राजू को लूबलेस में भेज दिया। शायद अब डेमन बहुत जल्दी कैपिटल के गेट पे आ जाएंगे एंड शायद हो सकता है ये वेस्टर्न काउंसिल तक भी आ जाए। एंड ये सुन के काउंसिल का जज बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, बोलते हैं हमारे पास एक भी मोमेंट नहीं है वेस्ट करने के लिए, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने नेशन से कांटेक्ट करें, हमको एक यूनाइटेड आर्मी बनानी पड़ेगी सारे डीमन से लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद सारे काउंसिल मेंबर सोचता है अगर हमने एक यूनाइटेड आर्मी बनाई तो उसको लीड करेगा टेम्पेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सारे मिलिट्री पावर्स टेम्पेस्ट के हाथों में। एंड तभी एक मेंबर उठकर टेस्टोरोसा से बोलता है कि शायद मैं रूट साउंड करूंगा पर क्या तुम इतनी बड़ी आर्मी को लीड कर पाओगी? अब उसको कौन बताएगा टेस्टोरोसा अकेले उन डीमंस की आर्मी के सामने चले गए, वो सारे डीमंस डर के भाग जाएंगे वहां से। एंड फिर टेस्टोरोसा बोलते हैं तुम सबको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने मेरे को ऑर्डर किया कि मैं सारे वेस्टर्न काउंसिल की नेशंस को प्रोटेक्ट करूं। एंड तभी वहां पे टेस्टर मॉस को बुला लेती है। मॉस आकर सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्दर्न बेस पे थैलियन से एक ड्रैगन फ्लीट एयरशिप आया जो डीमन से फाइट कर रहा है।
एंड तभी एक मेंबर पूछता तो मतलब डीमंस यहाँ तक नहीं आने वाले हैं। तो मॉस उसको बोलते हैं हाई एल्व्स इतने ज्यादा पावरफुल तो है कि वो लो रैंक डीमंस को बहुत इजीली मार देंगे, तो तुम सबको टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बट ये सुनने के बाद टेस्टा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टेस्टा मॉस को बोलती है जिस तरीके से तूने डीमन लॉर्ड ड्रीमरू के एक स्वर्ड फ्रेंड को हाई एल्फ बोला है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो आज से उनको लेडी एल्मिशा कह के बुलाएगा। एंड मॉस पिटे उससे पहले वो माफी मांग के वहां से निकल लेता है। बट आधे मेंबर सोच रहे होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सच भी है, क्या पता इन्फॉर्मेशन गलत है और हम तैयारी भी ना करें। बट फिर वहां का जज बोलता है कि डीमन और ड्रीमरू ने टेस्टोरोसा को यहाँ पे भेजा है, तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच ही होगी। एंड फिर टेस्टोरोसा जॉन की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि तेरे को क्या लगा कि तू ये सब करेगा, मेरे को पता भी नहीं लगेगा। एंड जॉन बोलता है तू किस बारे में बात कर रही है। एंड टेस्टोरोसा सीधे उसके ऊपर ट्रेजन का इल्जाम लगा देती है। एंड फिर जॉन हंस के बोलता है कि देखो इतनी सारी चीजों में से सिर्फ यही मिला, मेरे को पता था कि मॉन्स्टर्स पे यकीन नहीं कर सकता, ह्यूमंस को अपनी ह्यूमन काइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड फिर जॉन चिल्ला के सारे गार्ड्स को बुला लेता है, उनको ऑर्डर करता है कि टेस्टोरोसा को कैप्चर कर ले। एंड तभी वहां का जज बोलता है कि हम वेस्टर्न काउंसिल के अंदर वायलेंस अलाउ नहीं करेंगे। एंड जॉन उस पर भी चिल्ला के बोल देता है कि तू भी चुप रहे। एंड फिर टेस्टा आगे चल के आते हैं, जॉन को बोलते हैं तो अभी अभी एक मैजिकल कॉल पे था, देख अगर तू अपनी नेशन से बात कर रहा था मैं वो चीज समझ सकती, बट तूने अभी अभी ऑर्डर दिया कि इस नेशन के डिफेंसिव बैरियर को गिरा दो। एंड ये सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे गार्ड भागा भागा आता है, सबको इन्फॉर्म करता है कि इस नेशन का डिफेंस बैरियर गिर चुका है एंड अब हर एक डायरेक्शन से मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ पे गिलैड आ जाता था, लीडर ऑफ सन्स एंड वेल, एंड उसको देख सब शॉक हो जाते हैं कि वो सिर्फ गबान के साथ नहीं था बल्कि जॉन के साथ भी काम कर रहा है। एंड तभी जॉन उनको बोलते हैं कि अब इस नेशन का डिफेंसिव बैरियर जा चुका है, तो तुम अपना मिशन बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये हमारे म्यूचुअल मास्टर ग्रैंडवेल की विश थी, तो तुमको होल्ड बैक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड फिर हम जज को देखते हैं तो टेस्टोरोसा को बोलते हैं तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। एंड टेस्टोरोसा पूछते हैं मैं क्यों भागूं? एंड फिर जज बोलता है ये कोई नॉर्मल एडवेंचर्स का ग्रुप नहीं है, वो लोग हैं जिनको वॉर सबसे ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे इनका मेन मोटिव है अपनी गॉडेस वॉट को समन करने का। एंड जहां तक मेरे को पता है वो सिर्फ नाम की गॉडेस है, बट असलियत में वो बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन है। एंड फिर हम देखते हैं कि वॉट को समन करने की प्रेयर कंप्लीट हो चुकी है, बट टेस्टोरोसा बोल रही होती है देखिए एक डीमन को समन करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ता है। अगर ये डीमन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम उसको गॉडेस बोल रहे हो तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि वर्ड बोले तो मिजरी वहां पे आ चुकी है। एंड उसके आते जॉन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है माफी मांगने के लिए। एंड टेस्टा बोलती है मैं क्यों माफी मांगूंगी, बट जॉन को लगता है कि टेस्टा शायद मिजरी की पावर को समझ ही नहीं पा रही है। अब उसको कौन बता कि टेस्टा मिजरी से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड फिर जॉन गिराइड को बोलता है कि क्या तुम उस औरत को मेरे लिए एक सबक सिखा सकते हो, बट गिराइड हिल नहीं रहा है। ये देख जॉन शॉक हो जाता है, बट गिराइड इसलिए नहीं हिल रहा कि वो भी शॉक है कि वर्ड वहां पे नहीं हिल रही है, कि वर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो वहां पे आते पूरे वेस्टर्न काउंसिल को आग लगा सकती थी, बट वर्ड बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। एंड तभी वर्ड बोलते हैं कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि देखो फिजिकल बॉडी मिल चुकी है ब्लैंक। एंड तभी टेस्टा बोलती है कितनी बुरी बात है कि तुमको ब्लैंक बुला रही है, मेरे पास एक वंडरफुल नेम है टेस्टोरोसा। एंड मैं श्योर होगा तेरे को भी कोई वर्ड बोला तो अच्छा नहीं लगता होगा, है ना मिजरी? एंड सुनने का मिजरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड बोलती है तेरे को नाम नहीं मिल सकता। टेस्टा उसको रिप्लाई करती है बट मेरे को मिल चुका है, और अगर तू यहाँ पे फाइट करने आई है तो मैं तेरे साथ बहुत हैप्पीली फाइट करूंगी। बट मिजरी बोलती है गिरे बस मेरे को ऑर्डर किया था वेस्टर्न काउंसिल में थोड़ा सा हंगामा मचा दूं, एंड मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, मैं 2 डीमन पेयर से फाइट करने वाली हूँ। और अगर तुम लोग सोच रहे हो 2 डीमन पेयर कहां से आ गए, तो पहली हमारी मतलब मेरी टेस्टोरोसा एंड दूसरा मॉस की। मॉस भी एक डीमन पेयर ही, वो दिखता छोटा सा बट है वो काफी ज्यादा पावरफुल। एंड टेस्टोरोसा मजे मजे में मिजरी के ऊपर अटैक फायर कर देते, जो कि मिजरी बहुत आराम से डाइवर्ट कर देती है उस जज की तरफ, बट उस जज को जाके मॉस बचा लेता है। एंड फिर टेस्टोरोसा बोलती है तू सच में भाग रही है। एंड फिर मिजरी बोलती है मेरी लाइफ से घी समा के लिए, एंड मैं उनकी परमिशन के बिना अपनी लाइफ को ऐसे गवा नहीं सकती हूँ। एंड फिर टेस्टा बोलती है चल ठीक है मैं अगले अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगी। एंड फिर मिजरी बोलती है जब हम नेक्स्ट टाइम मिले आई होप तो अपनी बॉडी से और यूज्ड टू हो जाए, ताकि जब मैं तेरे को हराऊं तो तेरे पास कुछ भी एक्सक्यूज ना रहे। एंड इतना बोलने के बाद मिजरी वहां से चली जाती है। ये सब देख के वहां के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, शायद जो लड़की बेहोश हुई थी वो अब कोमा में जा चुकी है। जॉन गिरार्ड से पूछता है कि क्या हुआ, अचानक से मिजरी चली क्यों गई, बट वो खुद ही सोच रहा होता है कि आई ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के पे मिजरी को समन किया था। बट जैसे मिजरी यहाँ पे आया उसने टेम्पेस्ट की काउंसिल से थोड़ी बहुत बातें की, वहां से चुपचाप चली गई। इतना बोलती गिरार्ड टेस्टोरोसा के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए चिल्ला रहा होता है थैंक्स टू तेरी वजह से हमारी गॉड ने हमको अबैंडन कर दिया है। एंड तभी बीच में मॉस आ जाता है, वो गिरार्ड की सोच को तोड़ देता है, गिरार्ड को पकड़ लेता है। एंड तभी टेस्टोरोसा मॉस को ऑर्डर करती है कि तू गिरार्ड को मारेगा नहीं और नहीं तो सर जॉन को मारने वाला है। एंड यहाँ पे मॉस एक बहुत बड़ी गलती कर देता है कि वो टेस्टोरोसा को उल्टा जवाब दे देता है। मॉस बोलता है कि बट ये लोग आपकी बेइज्जती कर रहे थे। इतने में टेस्टोरोसा मॉस का कान उड़ा देती है, जो कि बहुत ऊपर सीट पे जाके गिरता है। मैं कह रहा हूँ मेरे वाइफ से मस्ती मत करो। एंड फिर टेस्टोरोसा बोलते हैं कि मेरे को अपनी बात रिपीट करने की जरूरत है। एंड फिर मॉस उससे माफी मांगते हैं। सोचने लगता है कि आजकल मेरी मास्टर बहुत अच्छे मूड में रह रही है, तो मैं यही भूल गया था मेरे मास्टर किस तरीके के इंसान है। यहाँ पे मॉस का मतलब है कि असलियत में टेस्टोरोसा कितने ज्यादा खतरनाक है, अगर कोई इसका ऑर्डर नहीं मानता तो टेस्टोरोसा उसको वहीं पे पनिश कर देती है। एंड फिर टेस्टोरोसा बोलती चल ठीक है तू मेरी बात समझ गया तो मैं तेरे को माफ कर देती हूँ, देख रहा मैं कितनी ज्यादा अच्छी इंसान हूँ।
2 मिनट पहले कान उड़ाया उसका। एंड तभी वहाँ पे एंग्रीशिया के मैजिक नाइट्स आ जाते हैं जो कि गिराट को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, बट गिराट बैठ के सोच रहा होता है ये सब नहीं हो सकता, ये सब ऐसा होना ही नहीं था, हमने यहाँ पे वॉट को समन किया था हमारे गॉर्जस को। एंड वॉट ने यहाँ पे आकर टेस्टोरा से ऐसे बातें की जैसे उसको बहुत टाइम से जानती है। एंड वॉट ने यहाँ पे सबसे पहले आते ही बोला था कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तेरे को एक बॉडी मिल चुकी है ब्लैंक। एंड यहाँ पे गिराट सोच रहा था कि ब्लैंक नाम उसने कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है। एंड जैसे उसको याद आता है कि ब्लैंक का मतलब है ओरिजिनल व्हाइट, द प्राइमोर्डियल व्हाइट डीमन। एंड ये समझते गिराट पागल हो जाता है, जोर जोर से हंसने लगता है, बोल रहा था कि अब मेरे को सब समझ में आ गया ये सब ऐसा क्यों हुआ। गिराट को सब पागलों की तरह हंसते हुए देखे जॉन उससे पूछते हैं तेरे को क्या हो गया। एंड तभी टेस्टोरा से जॉन को बोलती है बस तू बचा हुआ है यहाँ पे। एंड तभी जॉन सारे काउंसिल के मेंबर्स से बोलते हैं कि हम टेम्पस से एक मॉन्स्टर को अपने वेस्टर्न काउंसिल में नहीं रहने दे सकते, जितने भी लोग मेरे साथ एग्री करते हैं प्लीज कुछ बोलो। एंड गेस व्हाट, कितने लोग खड़े हुए होंगे, कोई भी नहीं। एंड तभी टेस्टोरा जॉन के पास जाके बोलते हैं सॉरी बट तेरा प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है। एंड जॉन पर चिल्ला के बोलते हैं कि सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू यहाँ पे होती नहीं तो मेरा प्लान कभी फेल ही नहीं होता, तू पक्का हेल में जल के मरेगी। एंड सुनने के बाद टेस्टोरा बोलते हैं कि आई लाइक दैट। एंड जैसे तू हारने के बाद रो रहा है, तेरे पूरे रोने की आवाज मेरे कानों के लिए म्यूजिक की तरह है, बट सैडली मैं तेरे को पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ, तेरे को पनिशमेंट एंग्रेशिया के मैजिक नाइट्स देने वाले हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जॉन को मैजिक नाइट उठा के ले जा रहे होते हैं, तब जॉन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। एंड तभी टेस्टोरा उसके पास जाके बोलते हैं रो मत, जो तूने क्राइम्स किया वो भुगत भी ले। एंड उसके बाद मैजिक नाइट जॉन को लेकर चले जाते हैं, टेस्टोरा हंसने लगती है। एंड तभी काउंसिल का चेयरमैन सोच रहा होता है टेस्टोरा ने आज हमको बचा लिया, वरना आज हम मर ही जाते मिजरी के हाथों। इवन टेस्टोरा ने ये सब किया बिना कोई भी काउंसिल का रूल तोड़े। हाँ वो बात अलग है, उसने अपने सबऑर्डिनेट का कान उड़ा दिया था। वहीं पे टेस्टोरा मॉस को बोल रही होती है मैं सोच भी नहीं सकती रिमरू समा ने ये सब कितना ज्यादा प्रेडिक्ट कर रखा था, हमारे मास्टर बेस्ट है, हमारे मास्टर से अच्छा कोई भी नहीं है। डियाब्लो पार्ट 2। एंड तभी मॉस बोलता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हो पक्का गाय क्रिम्सन को और सीरियस कर देगा एंड हमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड तभी टेस्टोरा बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन सा चैलेंज है, मैं पे सबको दिखाने वाले हैं कि हमारे मास्टर के पाथ के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। एंड मेरे को तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद है मॉस, एंड आई होप तुमको निराश नहीं करने वाला है। एंड दूसरी तरफ वेस्टर्न नेशन के नॉर्दर्न साइड पे जैसे डीमन अटैक कर रहे थे उनको, जैसे वो डीमन जिस एडवांटेज में आते हैं वो लोग भी वहां से भाग जाते हैं। मतलब इस टाइम पे वेस्टर्न नेशन कंप्लीटली सेफ हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं होली एम्पायर ल्यूबिलिस का सीन जहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट चल रही होती है। लैप्लेस और गंथर और लुइस का टाइम बाय करवा रहे होते हैं। उसी बीच में उनको पता लगता है कि रॉय और लुइस बने कैसे थे। ये बहुत टाइम पहले एक वैम्पायर किंग था जिससे सब डरते थे, उसको टाइटल मिल रखा था ब्लडी लॉर्ड का, बट तभी वहाँ पे लुमिनस वैलेंटाइन जाते हैं, उन दोनों का आते आते हिस्सों में बांट देती है। और उनमें से एक को रोल मिलता है होली एम्परर का एंड दूसरे को रोल मिलता है लुमिनस का डीमन लॉर्ड बनने का। जैसे ये वॉल ब्रेकर्स की मीटिंग में रॉय बना होता है डीमन लॉर्ड, लाइक उसी तरीके से एक्टिंग करने के लिए। बट उसके बाद लुइस बताते हैं कि रॉय के मरने का उसकी पूरी पावर्स वापस उसी के अंदर आ गई थी। न्यूज सुनने के बाद लैप्लेस बोलते हैं मेरा काम हो गया, मेरे को जितना टाइम बाय करवाना था मैंने कर लिया। वो फुटमैन को बोलते हैं मैं से भाग रहे हो ना, तू मर जाएगा यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया और लुमिनस की फाइट चल रही है। लुमिनस सोच रही होती है जिस टाइम पे मारिया मरी थी ग्रैनुअल बहुत ज्यादा उदास हो गया था, बट अब वो एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करके मारिया को मेरे से फाइट करने के लिए दोबारा भेज रहा है। इस टाइम पे मारिया बस एक अनकॉन्शियस सेल की तरह, बट ग्रैनुअल ने सिर्फ एक फॉरबिडन स्पेल का यूज नहीं किया, उसने बहुत सारे फॉरबिडन स्पेल का यूज किया, वरना मारिया इतना स्किलफुली मेरे से फाइट नहीं कर पाती, बट स्टिल मारिया बहुत ज्यादा वीक है। एंड हम देखते हैं कि लुमिनस मारिया का डोनट बना देती है। डोनट गैंग में एक और एंट्री हो चुकी है। तभी गंथर आगे लुमिनस को बुलाते हैं। लुमिनस बोलते हैं वापस हीरो के आके पास जा रही हूँ कि उसको मैं इतनी देर तक खाली नहीं छोड़ सकती हूँ। एंड रास्ते में लुमिनस गंथर से पूछते हैं कि उन दोनों का क्या हुआ, तो गंथर बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली वो दोनों से बच के भाग गए यहाँ से। एंड जैसे लुमिनस हीरो के चैम्बर में पहुंचती है वो देखती है हीरो का कॉफिन खुला हुआ है। एंड ये देखने के बाद लुमिनस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ऊपर से शॉक भी हो जाती है कि उस सील को सिर्फ लुमिनस तोड़ सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं तोड़ सकता है। एंड अगर किसी ने हीरो को यहाँ से चुराया तो ऑलमोस्ट लुमिनस के जितना ही स्किल्ड होगा। एंड लुमिनस बहुत गुस्से में बोलते हैं ग्रैनुअल अच्छा तो तेरा ये प्लान था। एंड लुमिनस बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है एंड बहुत गुस्से में वो गंथर को बोलते हैं जिसने भी ये काम किया तो उसको अभी ढूंढ यहाँ पे। एंड फिर हम देखते हैं कैथेड्रल के सामने का सीन जहाँ पे ग्रैनुअल और हिनाता फाइट कर रहे हैं, लियोन और रिमरू फाइट करने की एक्टिंग कर रहे हैं। एंड तभी रिमरू को फील होता है कि उसके नीचे जमीन हिल रही है। एंड तभी राफेल रिमरू को बताती है कि अंडरग्राउंड एक बहुत हाई मैजिकल एनर्जी का सेंस हो रहा है। एंड तभी हम देखते हैं नीचे जमीन फट जाते हैं, लुमिनस बहुत गुस्से में बाहर आती है। एंड ग्रैनुअल बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पे आ ही गई एंड इस बार शायद तू बहुत सीरियस है मेरे को मारने के लिए। एंड इवन मारिया भी देखो कुछ खरोच नहीं दे पाई। एंड लुमिनस ग्रैनुअल को बोलते हैं ये लोग मेरे को एक भी खरोच नहीं दे सकते, नीचे तू भी बहुत अच्छे से जानता है, तो तेरा प्लान क्या है, तो उसको यहाँ पे लेके क्यों आया है। एंड तभी ग्रैनुअल अपने एक हाथ का ग्लव उठाता है एंड बोलता है मेरे को सिर्फ इसी मोमेंट के लिए मारिया यहाँ पे चाहिए थी। एंड फिर हम देखते हैं कि मारिया पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाते हैं ग्रैनुअल के अंदर। एंड उसके तुरंत बाद ग्रैनुअल की मैजिकल काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लुमिनस ने आज तक जितने भी लव एनर्जी ग्रैनुअल को दी थी वो पूरी की पूरी मारिया के अंदर स्टोर थी। एंड जैसे ग्रैनुअल ने मारिया को ऑब्जर्व किया, ग्रैनुअल के पास अपनी पूरी पावर्स दोबारा आ जाती है। एंड फिर हम देखते हैं द हीरो ग्रैनुअल रोजा का रियल फॉर्म। एंड मैं तुमको बता दूं कि ट्रू हीरो इज ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज अ ट्रू डीमन लॉर्ड, तो तुम से आइडिया लगा सकते हो ग्रैनुअल इस टाइम पे कितना पावरफुल बन चुका है। और अगर तुमने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो हमारा चैप्टर 143 स्टार्ट होता है ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ जो कि अपना बैंड बाजा बजा रहे होते हैं एंड दूसरी साइड शियोना और रांगा लड़ रहे होते हैं राजुल के साथ में।
एंड मे भी वेनम गार्ड कर रहा था उन सारे बच्चों को। एंड दूसरी तरफ ग्रैनुअल और लूमिनस एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी ग्रैनुअल बोलता है कि लेडी लूमिनस वी हैव अ स्कोर टू सेटल। एंड मैंने सडनली रियलाइज किया कि जब तक मैं स्कोर को सेटल नहीं कर लेता मैं मर तो नहीं सकता हूँ। मार्वेल मर चुके, मेरे एम्बिशंस क्रश हो चुके हैं, बट अबव ऑल दिस इज व्हाट आई डिजायर। तो यहाँ पे ग्रैनुअल अपने प्लान की बात कर रहा है कि वो लूमिनस पे जाके हंगामा मचाएगा और यूकी हीरो को लेकर भाग जाएगा, जो कि वो भाग भी चुका है। एंड ये सब सुनने के बाद लूमिनस बहुत गुस्सा हो रही होती है, बट उतने में ही हिनाता ग्रैनुअल के ऊपर अटैक कर देती है। एंड फिर ग्रैनुअल हिनाता को बोलता है कि मेरे को अभी भी अपनी गाइडेंस तेरे को देने की जरूरत है, तू मेरी सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, एंड अबव ऑल तू कभी भी रिस्क लेना या फिर एफर्ट्स करने से डरती नहीं थी। मैं किसी भी दिन तेरे एक्सीलेंस को प्रेज करूंगा। एंड इतने में ही ग्रैनुअल एक मैजिक स्लैश को यूज कर देता है, इसको हिनाता बहुत बेयरली डॉज कर पाती है। हिनाता शोल्डर पे लग के वो स्लैश निकलता है। एंड ये देख के हिनाता बिलीव ही नहीं कर पाती कि बिना किसी कास्टिंग डिले के ग्रैनुअल स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड फिर ग्रैनुअल बोलता है तूने उस अटैक को डॉज कर लिया, वही मेरे को बहुत ज्यादा अमेज करता है, बट क्या फायदा, अगर तू ऐसा हीरो अवेकन होती तो शायद तू मेरे एम्बिशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाती। तुम देख रहे हो इस सुअर को, मतलब इसकी कोई हेल्प करे तो बहुत अच्छा, अगर कोई हेल्प ना करे है बेकार इंसान। ओह वैसे वो उससे फाइट ही कर रही है तो मतलब उसके लिए तो बुरी ही है। एंड उसके बाद ग्रैनुअल बोलता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ तू कभी हीरो क्यों नहीं बनी, तेरे पास टैलेंट है, तू हार्ड वर्क करती है, एंड ऊपर से एलिमेंटल स्पिरिट्स भी तेरे को बहुत ज्यादा अडोर करती है, तो फिर तू हीरो क्यों नहीं बनी। ना तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं तेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी, उसके लिए सॉरी, बट कभी कभी कोई चीज हमारी रीच के भी बियॉन्ड होती है। तो फिर ग्रैनुअल बोलता है कि तू मेरी तरफ से एक एडवाइस ले ले, तूने अपने दिल के अंदर डार्कनेस को होल्ड कर रखा है, क्या तूने पास्ट में किसी अपने क्लोज को मार दिया था, या फिर तेरे सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स या फिर तेरे पेरेंट्स। ये सुनने के बाद हिनाता अपना कंट्रोल खो देती है, ग्रैनुअल के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगती है, बट उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करता है। इवन रिम्ब्रो भी बोलता है कि ग्रैनुअल हिनाता को ऐसे पुश कर रहा है हिनाता को छोटी बच्ची हो। एंड फिर ग्रैनुअल हिनाता को बोलता है कि तूने कभी भी लाइट के एलिमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, देखो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो डार्कनेस तूने दिल के अंदर बना रखी है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि तूने खुद के लिए बना रखा है। देखो अपने पास सेल्फ को माफ करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक प्राइड इन द प्रेजेंट द वे यू लिव, एंड तब जाकर तू लाइट एलिमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगी। बट हिनाता उसकी कुछ भी नहीं सुनती है, उसको चुप रहने के लिए बोल देती है एंड उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट ग्रैनुअल उसको डॉच कर लेता है। हिनाता को बोलता है वेल इट्स ट्रूली अ शेम, बट अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं तेरे को खुद गाइड करता, बट अगर तू समझने के लिए ही रेडी नहीं है तो इट्स बेटर कि मैं तेरे को एक्सपीरियंस करवा दूं। अगर तू कभी खुद को ही माफ नहीं कर पाएगी तो दुनिया को कैसे बचाएगी। एंड तेरी इसी वीकनेस की वजह से तेरे सारे क्लोज वंस मर जाएंगे एंड यू विल फॉल इन डिस्पेयर। एंड ग्रैनुअल ये सब बोल रहा होता क्लोए की तरफ देखते हुए, एंड तभी रफेल रिम्ब्रो को बताते हैं कि ग्रैनुअल का टारगेट शिफ्ट हो चुका है क्लोए के ऊपर। एंड तभी ग्रैनुअल क्लोए के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखने के बाद रिम्ब्रो बोलते हैं कि वहां पे टाइम में नहीं पहुंच पाएगा, पर उस अटैक के बीच में हिनाता आ जाती है, बट हिनाता का डोनट बन जाता है ना, वो अटैक नहीं रुकता है। उसके बाद रफेल रिम्ब्रो को सजेस्ट करते हैं कि वो स्पेस कंजप्शन का यूज करके वहां पे पहुंच जाए, बट रिम्ब्रो बोलते हैं वो तब भी थोड़ा लेट हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वेनम उस अटैक के सामने आ जाता है उसको रोकने के लिए, बट वेनम भी उस अटैक को नहीं रोक पाता है। बट जितना भी टाइम वेनम ने बाय किया वो काफी था रिम्ब्रो के लिए वहां पे पहुंचने के लिए। एंड रिम्ब्रो बच्चों के सामने पहुंच जाते हैं, अपने एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। बट हिनाता का डोनट बन चुका है, हिनाता जमीन पे गिर चुकी है। बट रिम्ब्रो को लगता है कि शायद ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लूमिनस को बहुत आराम से हील कर देगी। बट क्लोए हिनाता के पास भाग कर चले जाते हैं, क्लोए के पीछे बाकी सारे बच्चे भी भाग रहे होते हैं। तो रिम्ब्रो सोचता है कि ऐसे भागेंगे तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो रिम्ब्रो यूज करता है पैरालाइज ब्रेथ का, तो सारे बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, बट क्लोए हिनाता के पास पहुंच जाती है। एंड जब रिम्ब्रो भाग के लूमिनस और हिनाता के पास जाता है तो लूमिनस उसको चुप रहने के लिए बोल देती है, क्योंकि स्पिरिचुअल पार्टिकल्स बहुत तेजी से हिनाता की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लूमिनस उसको हील नहीं कर पा रही है। एंड फिर लूमिनस बोलती है अगर स्पिरिचुअल पार्टिकल्स ने हिनाता की एस्ट्रल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हिनाता की सोल के लिए कोई वेसल नहीं बचेगी एंड फिर हिनाता रिवाइव नहीं हो पाएगी। एंड रिम्ब्रो सोच रहा होता है कि लूमिनस होली मैजिक में उससे ज्यादा अच्छी है तो शायद वो हिनाता को हील कर ही देगी। एंड फिर हम देखते हैं कि हिनाता की आंखें खुल जाती हैं, लूमिनस को बोलती है बहुत बड़ी तो बस अपनी आंखें खोल के उठी रहे। एंड उसके बाद हिनाता क्लोए को देखती है, उसको बोलती है कि आई एम ग्लैड कम से कम तू तो सेफ है। एंड उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड क्लोए को दे देती है, उसको बोलती है कि मैं ज्यादा अच्छी इंस्ट्रक्टर तो नहीं बन पाई तेरे लिए, बट आई नो कि तू मेरे को भी सरपास कर देगी। एंड ये सुनने के बाद क्लोए मिस हिनाता बोल के रोने लगती है। और उस टाइम पे रिम्ब्रो सोच रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या हिनाता के बारे में हम बात कर रहे हो जो कि कभी गिव अप नहीं करती है। एंड उसके बाद रिम्ब्रो लूमिनस से कुछ पूछना चाह रहा होता है, बट तभी वो रियलाइज करता है कि वो बोल नहीं पा रहा है एंड इवन मूव तक नहीं कर पा रहा है। बट सिर्फ रिम्ब्रो नहीं बल्कि लूमिनस, लियोन और ग्रैनुअल कोई भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो फिर रिम्ब्रो सोचने लगता है कि ये है क्या ये टाइम स्टॉप है। फिर हम देखते हैं क्लोए मूव कर पा रहे हैं, जो बोल रही होती है ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है, ये अभी क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। एंड फिर क्लोए बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाती है, बट नेक्स्ट मोमेंट पे सब नॉर्मल हो जाता है, बट क्लोए वहां से गायब हो चुकी है। एंड उसको तुरंत बाद लियोन पैनिक कर जाता है क्लोए कहाँ गए, वो रिम्ब्रो को पकड़ लेता है। रिम्ब्रो से पूछता है कि तूने क्लोए के साथ क्या किया है, तो रिम्ब्रो उसको बोलते हैं कि मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। नोटिस करने की बात यह है कि रिम्ब्रो को छोड़ के किसी को भी नहीं पता लगा कि वहाँ पे उनका टाइम स्टॉप हुआ था। उसके बाद रिम्ब्रो रफेल से पूछता है यहाँ पे अभी क्या हुआ था,
बट राफेल उसको बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है। तो तुम सोच सकते हो अगर राफेल भी नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या है तो कोई बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है वहाँ पे। एंड मैं बता सकता हूँ बट मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा तुम। एंड फिर हम देखते हैं लूमिनस को भी गुस्से में चिल्ला के बोल रही होती है अभी बेरली कोई टाइम पास हुआ हिनाता की डेथ को, तो फिर हिनाता को वो रिजरेक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद लूमिनस उससे माफी मांगती है कि मेरे को माफ कर देना, मैं यहाँ पे थी बट तब भी देखो ये सब झेलना पड़ा। नहीं देखिए ग्रैनुअल पीछे से बोलता है देख आई विश कि तू ऐसे रोए ना, बट ये सब मेरे ही प्लान के हिसाब से जा रहा है, मेरा फाइनल प्लान बहुत स्मूथली जा रहा है। एंड ये सुनने के बाद लूमिनस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि लूमिनस का एक बहुत क्रेजी अमाउंट का ऑरा निकलता है एंड वहाँ पे एक आवाज आती है कंडीशन मेंट द यूनिक स्किल लस्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू द अल्टीमेट स्किल as mod as the lord of lust। एंड ये राफेल की आवाज नहीं थी, ये आवाज है द वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड की, जो कि तुमने सुनी भी होगी जब रिमरू एनिमे के अंदर भी ट्रू डीमन लॉर्ड बना था तो तुमने सुनी होगी आसमान से कोई आवाज आ रही थी, तो ये वही आवाज। उसके बाद लूमिनस बोलते कि तूने बोला था तेरे पास एक स्कोर है सेटल करने के लिए, तो ग्रैनुअल बोलता है वेल हाँ मैंने बोला था बट तू अब इवॉल्व हो चुकी है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था, बट स्टिल इट्स अ फाइन थिंग टू सी। मतलब यहाँ पे इसकी फटने वाली बट स्टिल और फार्म करना है, इट्स अ फाइन थिंग टू सी। और उसके बाद लूमिनस चिल्ला के बोलते प्रिपेयर टू फेस द आफ्टर लाइफ ग्रैनुअल। नेक्स्ट में हम देखते हैं हिनाता के अनकॉन्शियस स्टेट को, जहाँ पे हिनाता ये तो सुन पा रही है लूमिनस को बुला रही है पर उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और ना ही हिनाता कुछ देख पा रही है। बट फिर धीरे धीरे उसको अपनी मेमोरीज याद आने लगती है, कैसे उसका फादर एक गैम्बलिंग एडिक्ट था और वो उसकी माँ को मारता रहता था। बट फिर हिनाता को धीरे धीरे याद आता है कि वो जैसा भी था बट उसके साथ बचपन में खेलता था एंड वो लोग एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली हुआ करते थे। बट फिर उसको डैड की कंपनी बैंकरप्ट चली जाती है एंड यहाँ पे हिनाता सोच रही होती है कि उस टाइम मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी मैं इमेजिन कर लूँ कि मेरे फादर कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे हिनाता को लगता था कि वो जितना ज्यादा अपने फादर से हेट करेगी, जितना दूर रहेगी, उतना ही वो प्रिटेंड कर पाएगी सारे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एंड उसके बाद हिनाता सोचते अगर उस टाइम पे उन लोगों ने अपने फादर का फैमिली सपोर्ट किया होता तो हो सकता है कि आउटकम कुछ डिफरेंट निकला होता। एंड शायद इसीलिए वो रिमरू के अंदर अपने फादर को ढूंढती है, गुड मैच्योर नेचर, फॉरगिविंग एंड सब चीज में अच्छा। यहाँ पे रिमरू हिनाता की न्यूड पेंटिंग्स बनवा रहा है रेन से, पर हिनाता रिमरू के अंदर अपने फादर ही ढूंढ रही है, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। फिर हिनाता सोचते है कि वो शायद ग्रैनुअल को ही सही प्रूव कर रही है कि वो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाई। हिनाता बोलती है कि आई एम सो टायर्ड, शायद मैं सो जाना चाहिए इस डार्कनेस के अंदर। बट तभी हिनाता को एक बहुत जोर से आवाज आती है नो यू कांट गो टू स्लीप राइट हियर। हिनाता बोलती है ये आवाज तो शायद क्लोई की है ना। एंड फिर हिनाता को याद आता है कि हाँ ग्रैनुअल ने उसको मार दिया था। एंड फिर हिनाता को दोबारा से आवाज आती है उस लाइट की तरफ आने के लिए। एंड उस लाइट से बाहर निकलते ही हिनाता पूछती है कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। एंड फिर हम देखते हैं क्लोई को जो हिनाता को बोल रही होती है चलो अच्छी बात है तुम अब स्टेबल हो चुकी हो। एंड फिर क्लोई को देखिए हिनाता बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट क्लोई हिनाता को बताती है कि इस टाइम पे हिनाता क्लोई की सोल के अंदर है एंड अगर भाई एनी चांस हिनाता उस डार्कनेस में सो जाती तो हिनाता अनलिमिटेड इम्प्रिजमेंट में चली जाती। एंड उसके बाद हिनाता सोचती है कि मैं मर गई हूँ एंड इस टाइम पे मैं क्लोई की बॉडी को पोजेस कर रही हूँ। बट हिनाता के लिए सब बहुत ज्यादा नया, तो हिनाता बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है एंड पैनिक में वो क्लोई से पूछती है मेरे मरने के बाद क्या हुआ, रिमरू ठीक है, लूमिनस ठीक है, एंड उस ग्रैनुअल का क्या हुआ। एंड फिर क्लोई उसको बोलती है वेल पहले तो मैं चाहती हूँ तुम शांत हो जाओ और अपने आसपास अच्छे से देखो। एंड जैसे हिनाता अपने आसपास देखने लगती है उसको दिखता था पीक ऑफ रियोला माउंटेन, जहाँ पे इस टाइम पे करेंटली होली एम्पायर ल्यूमिनस एग्जिस्ट करता है। तो ये देखने के बाद हिनाता बोलती है ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। एंड फिर क्लोई बोलती है डोंट वरी मैं आपको सबको समझा दूंगी, बट मेरे को नहीं लगता कि आप मेरा पहली बार में यकीन करने वाली हो, बट प्लीज मेरे को एक बार सुन लो। तो फिर क्लोई हिनाता को बताती है दिस इज द स्पॉट जहाँ पे आगे जाके होली एम्पायर ल्यूमिनस फाउंड होने वाला है। एंड वो लोग टाइम में 2000 साल पीछे आ चुके हैं। मतलब क्लोई को सब कुछ समझ में आ रहा है, बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बट यहाँ पे ये लोग चैप्टर खत्म कर देते हैं, मतलब इतने प्यारे क्लिफ हैंगर पे। आई मीन अगर सच में के मांगा वाले मिल जाए ना मैं पकड़ के कूट दूं उनको। भाई मतलब ऐसा कैसा क्लिफ हैंगर दे सकते हैं, मतलब इतना सीरियस कहानी चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, चैप्टर खत्म करो, एक महीने वेट जाओ कर लो। वेल होमीज हमारे चैप्टर 143 यहीं पे खत्म होता है एंड हाँ हमको एक महीना वेट करना पड़ेगा चैप्टर 144 के लिए। बट हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो अब मैंने विस्तोरे का पार्ट 1 कवर किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो विस्तोरे का पार्ट 2 बनाऊँ या फिर मैं सोच रहा हूँ एक बहुत अच्छी मानवा रियलिटी क्वेस्ट कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो तुमको जिस पे भी वीडियो चाहिए उनको कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मत आने।